अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने जो चीज़ें की थी उधर से ही हम आगे लेके जाएंगे और मैं फिर से नोट्स के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट से ज़्यादा नोट्स इफेक्टिव रहते हैं, बट क्योंकि जस्ट इन केस अगर क्लास में कोई नए लोग हैं तो मैं पहली क्लास का भी जो है वो थोड़ा सा रेफरेंस दे दूंगा, तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूंगा। पिछली क्लास में वैसे बेसिकली हमने जो चीज़ें कवर की थी वो था, बल्कि आपको मैं इधर से ही दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप मुझे बस ये लिखते हैं आपको आवाज़ मेरी क्लियर है और अगर स्क्रीन नज़र आ रही है। शेयर कंटेंट। इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल एंड नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास इंशाल्लाह। अच्छा, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था स्टॉक्स क्या हैं कंपनी में, हिस्सेदारी का तरीका है। आपने कंपनी को एक्सपैंड करना है बिजनेस को, तो आप या अपने पैसे लगाते हैं या बैंक के लगाते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कंपनी जाती हैं और हम जैसे लोगों को हिस्सेदार बना देती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। फिर हमने इक्विटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल कर जाती हैं और उसकी पूरी ग्लोबल पिक्चर पढ़ी थी। फिर हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, और फिर कुछ हमने वॉरेन बुफे की किताब का जिक्र किया था और हाउ टू ओपन अप एन अकाउंट किया था, और बीच में हमने एक जनरल एक ओवरव्यू किया था कि स्टॉक मार्केट की जनरल डिस्कशन थी कि पूरा एक ग्लोबल लेक है, सिर्फ फाइनेंस का ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से आप देखते हैं कि फाइनेंस के एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो उसमें मार खा जाते हैं, जिसमें कई फैक्टर्स थे फाइनेंस अकाउंट्स के अलावा, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मीडिया इंफॉर्मेशन का जो रोल है। तो अगर किसी को मतलब कि बहुत डिटेल में शौक है बेसिक्स पे से शुरू करना और बेसिक्स को कवर करना है और बहुत आगे तक उसमें कवर करना है, तो वॉरेन बुफे की एक फेवरेट किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत मशहूर किताब है। बाकी थोड़ा सा हमने अकाउंट में सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसका जिक्र किया था। तो क्योंकि पहली क्लास थी तो शायद आपको पीएचएक्स वाले इसका लिंक भेजते हैं आसानी से। अच्छा, आज जो है हम सेशन 2 शुरू कर रहे हैं और सेशन 2 में अब ठीक है क्लास भी आ चुकी है और हमारी पिछली क्लास में कुछ चीज़ें वहीं से कंटिन्यू करनी थी। पहला कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में था कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, वो था कैपिटल गेन वर्सेस डिविडेंड। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने एक 100 रुपए की कंपनी खरीदी, 100 रुपए का एक कंपनी का हिस्सा खरीदा, शेयर खरीदा, और कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया और कंपनी की जो मालियत है वो बढ़ गई, 50% बढ़ गई या बढ़ गई, तो आपका जो एक शेयर है वो 100 रुपए से लेट से 150 रुपए का हो गया। आपने वो शेयर बेच दिया और आपके पास 100 रुपए जो हैं वो वापस आ गए और 50 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया। इस तरह से टोटल आपके पास 150 वापस बैंक अकाउंट में आ गए। तो इस चीज को कहेंगे कैपिटल गेन, जब कंपनी की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, व्हेन वैल्यू ऑफ अ कंपनी और अ शेयर कह रहे हैं इंक्रीजेस, और उस चीज को आप बेच दें तो वो कैपिटल गेन है। तो लोग इस वजह से आते हैं कि कंपनी में कैपिटल गेन की वजह से इन्वेस्ट करते हैं, एक ये वजह है। और दूसरी वजह होती है डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग।
यानी कि इसमें ये होता है कि आपने वही एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और बेचा नहीं, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ अपना, वो उन्होंने हर शेयर होल्डर को वापस कर दिया। यानी कि कंपनी को साल बाद 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो आपके बैंक में 10 रुपए आ गए और आपके पास 100 रुपए का शेयर भी रहा। तो लेट से आप शेयर बेचना चाहें 100 रुपए का, तो बेच भी सकते हैं, तो आपके पास 110 रुपए आ जाएंगे। तो होता ही है कि कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा कैश आता है, या वो प्रॉफिट की सूरत में अपने हिस्सेदारों को दे देती हैं वो प्रॉफिट, या वो री इन्वेस्ट कर देती हैं एक और बिजनेस खोलने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, जिससे कि फ्यूचर में कंपनी की वैल्यू, शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। मुझे पर्सनली कैपिटल गेन वाली कंपनीज पसंद है। हम थर्ड सेशन में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल गेन और डिविडेंड वाली कंपनीज इन थर्ड सेशन में we'll identify both companies on stock market, थर्ड और फोर्थ सेशन में या फोर्थ। तो एक बेसिक सा था कि हम इन दो कॉन्सेप्ट की वजह से आते हैं। तो आप जब भी बेसिक लेवल पे आप पूछेंगे अपने ब्रोकर से अकाउंट खोल के ये कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, तो डिविडेंड का मतलब है कि वो प्रॉफिट में हिस्सा देती है या नहीं। बाकी कैपिटल गेन वाली कंपनीज नॉर्मली ब्रोकर रिकमेंड नहीं करते। मुझे पर्सनली कैपिटल गेन वाली पसंद है, जिसकी पहली क्लास में एग्जांपल दी थी, वो 5-6 गुना बढ़ भी जाती है कंपनीज, तो आपके पैसे बहुत ज्यादा मिकदार से बढ़ने के उसमें चांस होते हैं। अच्छा, एक और दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो पिछली क्लास से रिलेटेड और इससे और आगे भी रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट में लोग एक और वजह से आते हैं, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग जो है वो होती है लॉन्ग रन के लिए बेसिकली, और ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट रन में जो है इस्तेमाल होती है। लेट मी चेक के क्लास में सब ठीक है, क्लास हमारी पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो डाटा ये कहता है तकरीबन ट्रेडिंग जब आप करते हैं शॉर्ट रन में, आज खरीदा कल बेच दिया, तो 90% लोग पैसे लूज कर देते हैं, लूज मनी। जबकि ट्रेडिंग में हमेशा आपको नुकसान होने का चांस है। इन्वेस्टिंग में डाटा जो है वो उल्टा है। इन्वेस्टिंग में अगर आप जितना लंबा रखेंगे, आपको अच्छी कंपनी लेंगे तो आपको फायदा है। उसका डाटा एग्जैक्ट ऑपोजिट है, और वो मेरे पास आई एम नॉट रियली श्योर, बट लास्ट टाइम इट वाज 90% ही। अगर आप अमेरिका की स्टॉक, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स देखें पिछले 100 साल पे, तो वो लॉन्ग रन में बढ़ती हैं। बीच में रिसेशन आएंगी, वो डिप करेगी, लेकिन फिर वापस ही लॉन्ग रन में वो बढ़ती हैं। अगर आप पीछे 100 ईयर्स का डाटा लें, 100 ईयर्स तो बंदे की खैर उम्र भी नहीं होती, आप 50 ईयर्स का भी ले लें, तो आप उसको लॉन्ग रन में वो बढ़ता ही रहता है, अगर आप ओवरऑल अच्छी कंपनी ले लें। तो मेरी रिकमेंडेशन है, जब आप स्टॉक मार्केट में जाएं तो इन्वेस्टिंग पे फोकस रखें, और जब इन्वेस्ट करने लगे तो डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों ही अच्छे फैक्टर्स हैं। आप वो कंपनीज लें जो दोनों ही देती हों, लेकिन ज्यादा मेरी पर्सनल प्रायोरिटी कैपिटल गेन वाला है। जब तीसरा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, वो हम थर्ड क्लास में जो है करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस यूज होता है और ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है। लेकिन ये भी हम ये थर्ड सेशन से इसका हम शुरू करेंगे, थर्ड सेशन का स्टार्ट होगा ये इस कॉन्सेप्ट का। तो कोर्स तो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के इधर घूमेगा, टेक्निकल एनालिसिस पे हम थर्ड सेशन पे ही बात करेंगे। आज जो है हम जो चीजें कवर करेंगे वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स।
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके पढ़ाया जाता है और इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। तो और इस पे पूरे पूरे कोर्सेज हैं, मतलब सर्टिफिकेशंस हैं, ACCA, CA, CFA जो ज्यादातर हेड ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, CFA 1 ज्यादातर इस पे फोकस करता है। इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको बेसिक उसकी कवर कर लेनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सो मेनी इंफॉर्मेशन, वो इम्पोर्टेंट है। आप तो एप्स बन गई हैं जो आपको सीधी सीधी रेशियो कैलकुलेट करके दे देती हैं, लेकिन क्योंकि बेसिक लेवल है तो मैं आपको बेसिक्स ये आपको इसका ओवरव्यू दे देंगे। हम एक केस स्टडी करते हैं। कॉफी स्टैंड, बेसिक से शुरू करते हैं। पहले कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने या किसी बंदे ने एक कॉफी स्टैंड का बिजनेस शुरू किया। सर्दियां बहुत हैं, कॉफी अगर बेचनी है तो उसने पहले एक कॉफी मशीन ली 4,000 रुपए की। अब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के जनरली ये बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ बिजनेस। तो आपने एक कॉफी स्टैंड का बिजनेस शुरू करना है किसी मॉल में, किसी जगह पे, तो आपने इन्वेस्ट किया, 4,000 रुपए की कॉफी मशीन ले ली और आपने उसमें कॉफी मशीन लेने के लिए अपना पर्सनल जो है, आपके पास 2,000 रुपए थे, वो आपने लगाए और आपने बैंक से या किसी दोस्त से, इस केस में बैंक ले लें, लोन ले लिया क्योंकि आपके पास 2,000 ही थे, वो वहां से लिए। 2,000 आपने अपने लगाए, 2,000 बैंक से लोन लिया, कॉफी मशीन लगा दी और बिजनेस शुरू कर दिया। और आपने महीने बाद आपने कह लें जो है सेल्स जो की कॉफी बेची, टोटल महीने बाद आपने 10,000 रुपए की कॉफी बेच दी। और ऑब्वियसली कॉफी बेची आपने, कॉफी खरीदी होगी, दूध खरीदा होगा, चीनी खरीदी होगी, मशीन तो है ही, तो आपका टोटल खर्चा भी जो है, जो आपका एक्सपेंसेस कह लें खर्चे को, वो महीने बाद एक्सपेंसेस आया 8,000। ये आपका बेसिक बिजनेस आपने किया। अब आप चाहते हैं कि यार इस बिजनेस को मैं जरा फाइनेंशियल रिपोर्ट पे कन्वर्ट कर दूं और उधर से हम रेशो निकालते हैं। स्टॉक मार्केट में ये होता है, कंपनी बिजनेस करती है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है ऑडिटर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आता है, जाता है और शेयर ऊपर नीचे जाता है। ये सारी गेम का है, ये सारी गेम है। तो ये हमने बेसिक लेवल पे एक बिजनेस हमने लिख दिया, नंबर्स लिख दिए। अब हम इससे फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्टेटमेंट कह लें, फाइनेंशियल रिपोर्ट कह लें, उसमें एक सबसे एक तीन चीजें हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तीन चीजें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी। और बैलेंस शीट में एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, एसेट्स इक्वल्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। लेकिन हम ये आप जो है इसको मतलब अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, फार्मूला तो मैंने वैसे बल्कि हटा देते हैं, हम बैलेंस शीट बल्कि बनाते हैं। बैलेंस शीट में तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी। तो इधर हम लिख लेंगे एसेट्स, इधर लिख लेंगे इक्विटी और इधर लिख लेंगे लायबिलिटी। अच्छा, इस केस में एसेट जो है, एसेट जैसे कि नाम से है, आपका जो है, आप जो चीजें आप टच कर सकते हैं वो उनको टेंजिबल एसेट कहेंगे।
या एसेट जो आपकी मलकियत है। तो एसेट की एग्जांपल एक है मशीनरी। तो इस केस में इक्विटी वो होता है जो आपने अपना पैसा डाला लिया, अपना पैसा उसमें डाला होता है जेब से, यानी कि ओनर का अपना पैसा, कैश कह लें। और लायबिलिटी होती है, जो लायबिलिटी नाम से पता चल रहा है, लायबिलिटी उर्दू में कहेंगे कि बोझ लायबिलिटी, तो जो कर्जा लिया हुआ है आपने जो वापस करना है, डेट हो गया। तो इस केस में हमने देखा कि हमने मशीनरी ली थी, कॉफी मशीन ली थी, चलें 4000 रुपए इधर डाल दें। इक्विटी हो गया जी जो कि अपना ओनर ने पैसा डाला था, वो 2000 रुपए। और लायबिलिटी हो गया जो कि पैसा वापस करना है, जो बोझ है, जो कर्जा लिया हुआ है, बैंक लोन 2000 रुपए लिया, तो वो हमने इधर डाल दिया। ये हो गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चेक करने का तरीका ये है कि वो सही बनी है या नहीं बनी। तो वो जो है उसका एक फार्मूला है। ये फाइनेंशियल बोर्ड में फार्मूला तो नहीं लिखा होता, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल बोर्ड में जब भी देखेंगे एसेट्स जो है ना विल ऑलवेज इक्वल इक्विटी एंड लायबिलिटी। आप कोई भी कंपनी ऑनलाइन गूगल करें, गूगल पे कोई भी कंपनी डालें और उसको रखें एनुअल रिपोर्ट ज्यादा बोलते हैं, कंपनी का नाम लिखें तो बैलेंस शीट को लेके इसमें नॉर्मली ये 3 हेडिंग होंगी, एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी। अच्छा, एसेट है इसमें 4000 जो कि हमने लिखे मशीनरी, इक्विटी जो अपना पैसा 2000, और लायबिलिटी में जो कि कर्जा लिया 2000। तो हमेशा ये बनेगा। ये हो गई बैलेंस शीट। इसका फायदा ये होता है बैलेंस शीट का कि आपने देखना हो कंपनी के पास है क्या कुछ, यानी ये कंपनी कल को बंद कर दे, कितनी को मशीनें हैं, तो वो आप एसेट से देख सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहना हो कि कंपनी वैसे देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन कर्जे पे तो नहीं है कहीं, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो आप लायबिलिटीज देख लें। कभी कभी होता है कंपनी की इतनी लायबिलिटी होती है और आपको जाहिर कंपनी बहुत अच्छी होती है, तो अगर बहुत कंपनी कर्जे में डूबी हुई है तो मैं उसको एक बड़ी रिस्की कंपनी कहता हूँ। ऑन द अदर साइड अगर कंपनी वैसे इतना नहीं कमा रही लेकिन अगर एसेट्स उसके बहुत ज्यादा हैं, यानी कल को कंपनी बंद भी करते हैं, एसेट्स भी बेच दें तो कंपनी बहुत ज्यादा होगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप इसके हिस्सेदार हैं, तो आप ज्यादा पैसे ही आपको मिलेंगे। तो इसकी हम तीसरे सेशन में एग्जांपल भी देख लेंगे। कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो वैसे प्रॉफिट नहीं बने, एसेट्स लेकिन उनके बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये हो गया बैलेंस शीट। दूसरी चीज जो कि या इनकम स्टेटमेंट में आ सकती है, कैश फ्लो। हम कैश फ्लो कर लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि हमने नाम से ही देखा, कैश फ्लो, कैश का, पैसे का आना जाना ये देखती है। और ये मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट से ज्यादा मैं उसको इंपॉर्टेंट समझता हूँ। नंबर 2 पे आई विल पुट इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, जैसे कि इसका नाम है कैश फ्लो, तो इसमें दो ही चीजें हैं बेसिकली, कैश इन और कैश आउट। पैसा आया कितना, पैसा गया कितना। अब हम पीछे वापस अपने डाटा पे चले जाते हैं। हमने देखा कि महीने के एंड में हमने 10,000 रुपए की सेल कर दी, तो 10,000 की सेल की तो पैसा आया कितना, 10,000। पैसा बाहर कितना गया, महीने के एंड में हमने देखा था कि हमने 8,000 का खर्चा कर दिया था, जिसमें कॉफी मशीन के अलावा ऑब्वियसली हमने पानी लिया होगा, दूध लिया होगा, कॉफी ली होगी, चीनी ली होगी, कप्स लिए होंगे, तो 4,000 खर्चा। तो हमारा महीने के एंड में 8,000 खर्चा हो गया। नॉर्मली कैश आउट या जो पैसा बाहर जा रहा है उसको हम अकाउंट्स की में ना ब्रैकेट में डाल देते हैं कि वो बेसिकली पैसा नेगेटिव चीज यानी बाहर गई। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल, 10,000 पैसा आया, 8,000 गया, तो नेट कैश कितना हुआ। नेट कैश ये मुझे कोई 2 क्लास का बच्चा भी बता देगा। 10,000 माइनस 8,000, 10,000 आया, 8,000 गया, 2,000। ये हो गया नेट कैश। महीने के एंड में आपके पास 2,000 है। अब हम देखते हैं इनकम स्टेटमेंट तीसरा। इन द मीन टाइम हैव टू चेक के आवाज जो है आ रही है या नहीं। ठीक है,
गुड टू सी क्लास बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, तो मिस ना किया करें, टाइम पे आ जाया करें 3 बजे। अच्छा जी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अब तीसरा और आखिरी इनकम स्टेटमेंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जिस तरह इसको हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं ना, इनको एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं। तो आप बल्कि एनुअल रिपोर्ट अगर गूगल करें तो उसको ज्यादातर एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट में तब भी आ जाए। तीसरा है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कैश फ्लो हो गया, अब इनकम स्टेटमेंट भी सिंपल है। इसमें इनकम जैसे नाम उसका कैश था, कैश फ्लो, कैश इन कैश आउट, ये है इनकम, पैसा कितना कमाया। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली ये बताती है एट द एंड ऑफ द डे। रेवेन्यू आ जाता है और एक्सपेंसेस। अच्छा, अब हम देखें कि हमें रेवेन्यू कितना हुआ, वापस डाटा पे चले जाते हैं। हमने महीना बिजनेस किया और हमने जो है सेल्स हमारी 10,000 की हुई थी, तो रेवेन्यू हमें हुआ 10,000, 10,000 रेवेन्यू हुआ। और एक्सपेंसेस कितने हुए, 8,000, तो इधर हमने लिख दिया 8,000। अगेन ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि खर्चा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, अगेन 2,000। तो अब आप कहेंगे सर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया, उधर कैश इन 10,000, कैश आउट 8,000। ये बड़ा सिंपल होती है कैश फ्लो, वो कुछ नहीं देखती लेफ्ट राइट, वो देखती पैसा आया कितना है, पैसा गया कितना है, नेट कैश कितना है। इनकम स्टेटमेंट जरा वो डिफरेंट है, वो टर्मिनोलॉजी चेंज करके रेवेन्यू यानी 10,000 और एक्सपेंसेस 8,000 और प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। अब अगला सवाल है कि ये रिपीट करने की क्या जरूरत है नाम चेंज करके। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है और ये एक एडवांस लेवल क्वेश्चन रेज कर देता है। वो होता ये है कि लेट से कि आपने 10,000 की सेल कर दी और 8,000 खर्चा किया। 10,000 की सेल तो कर दी आपने, इस तरह लिख, अच्छा उसमें से एक बंदा था, उसने आपको कहा कि यार मैंने ना अपने वो आपने जहाँ कॉफी स्टैंड लगाया हुआ था वहां पे एक साथ कोई कंपनी थी, उन्होंने आपसे पूरी 1,000 रुपए की कॉफी ले ली और उन्होंने कहा वो हम आपको पैसे 2 दिन बाद दे देंगे, चेक बना के दे देंगे, कैश पे नहीं देते, हम आपको 2 दिन बाद दे देंगे। तो आपने रेवेन्यू पे तो डाल दिया कि यार ये मैंने सेल कर दी, मगर वो पैसा आपके पास नहीं आया। तो ये डिफरेंस है। यानी कि एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने 1,000 ही जो मैंने बात किया उस केस में आप रेवेन्यू तो लिखेंगे 10,000 आ गया, खर्चा आपने वो 8,000 ही किया। अच्छा, कैश इन जो है ना वो आपके पास 9,000 है और कैश आउट आपके पास 8, वो तो 8,000 ही था जी। 10 के मतलब 10,000, 8 के मतलब 8,000। मतलब इस केस में ये डिफरेंस हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि वो आपने रेवेन्यू में तो डाल दी कि मैंने सेल तो बाकी 10,000 की की और प्रॉफिट मेरा 2,000 बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि पैसे अभी वो आए नहीं है और नेट कैश इधर जो है वो आपके पास 1,000 है, वो क्योंकि उन्होंने 2 दिन बाद देनी है, तो आप इस वजह से ये डिफरेंस है। अभी तो आपके पास नहीं आया ना। तो ये अच्छा, ये आप कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट इसलिए भी है, और कोर्स क्योंकि बेसिक लेवल है तो मैं आपको सिर्फ बेसिक ओवरव्यू ही दे रहा था। एक सवाल ये रेस कर देता है, मतलब ये तो मैंने आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके बता दी कि वो सवाल ये है, why are some companies in profit but have zero cash। ये एक स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये बड़े बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट्स, एक सवाल है कि आप कई कंपनीज की जब फाइनेंशियल रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट खोलें, आप जब उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं, इनकम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जाएं तो उन्होंने लिखा होता है उनका तो इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब उनकी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलें, जब आप नेट कैश देखें उनका, तो नेट कैश जो है वो उनका 0 होता है या बहुत कम होता है।
ये क्या चक्कर है, अभी प्रॉफिट को लिखना है, पैसा उनके पास नहीं है, यही सारी कहानी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मुझे पर्सनली कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा पसंद है, वो भाई डायरेक्ट देखते हैं। और इसमें एक बहुत मशहूर केस स्टडी है जो कि हम आगे आगे डिटेल में भी कवर कर सकते हैं। फेमस केस स्टडी वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसका सिंबल है PPL। ये स्टॉक मार्केट पे कंपनी है बाजार में, बड़ी जबरदस्त ब्लू चिप कंपनी है जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है। मैं कोई शेयर एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मतलब एक समझाने के लिए। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी यानी कि ये तेल वगैरह की कोई खाई निकल आए पाकिस्तान में तो ये कंपनी है। तेल ये जो है, और बाकी ये सप्लाई करती है, हमारे जो बिजली बनती है वो तेल से बनती है, तो उधर कंपनीज को। अच्छा, इस अब मैं वापस प्रैक्टिकलिटी पे आ गया हूँ, ये आपने बेसिक कवर कर लिए तो थोड़ा सा मैंने दे दिया। अब आपने पहले तो मैं होमवर्क आपको जो है वो एक इससे रिलेटेड एक दूंगा, वो ये है कि आपने ये 3 चीजें जो है ना, बैलेंस शीट को गूगल करना है, इन्वेस्टोपीडिया से पढ़ लें। वैसे इन्वेस्टोपीडिया अगर अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टोपीडिया पे जाके तीनों पढ़ लें, और इनकम स्टेटमेंट, ये तीनों लिखें। इनकम स्टेटमेंट इन्वेस्टोपीडिया, बैलेंस शीट इन्वेस्टोपीडिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टोपीडिया, ये आपने होमवर्क में पढ़ के आना है अगली क्लास में। तो ये जो चीजें बताई हैं वो आपको और डिटेल में भी या बेसिक और इन डेप्थ कवर हो जाएगी। होमवर्क मैंने लिख दिया है मगर क्लास अभी चल रही है। मैं अब वापस पाकिस्तान पेट्रोलियम पे आता हूँ केस स्टडी के हवाले से कि ये कंपनी, व्हाई आर सम कंपनीज इन प्रॉफिट बट हैव जीरो कैश। तो ये अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम क्लास में अगर सवालात हम क्लास के एंड में ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, वो काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अगर कोई वो सोशल मीडिया पे भी, तो मैंने पिछली क्लास में ग्रुप बनाया था, वो ट्विटर पे आप @हिसान3 हिसान लिखें तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो है ट्विटर पे जाके आप @हिसान HISSEN3 हिसान ये लिखें तो उसमें आप जो है अपडेट्स के लिए, मैं सोच रहा था ये यूज कर दूं। व्हाट्सएप ग्रुप में ये है कि वो पर नंबर सबके विजिबल हो जाते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू दिस, पाकिस्तान पेट्रोलियम का केस ये था, केस ये है कि अब हम यही है कि अब ये चीजें तो आप देख लेंगे। ये कंपनी का अगर आप डाटा निकालें प्रॉफिट एंड लॉस का, इनकम स्टेटमेंट का है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और ये हो गया जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ओवर द इयर्स इसका जो प्रॉफिट है, जब उसका डाटा देखेंगे तो वो बढ़ता जा रहा है। आप ये एक्सरसाइज कर, जो एडवांस स्टूडेंट्स क्लास में हैं, वैसे तो बेसिक होने चाहिए टेक्निकली, हर साल का इसका प्रॉफिट निकालें, हर साल बढ़ी जा रहा है पिछले सालों को। अच्छा, अब आप ओवर द इयर्स इसका कैश निकालें, नेट कैश, वो कम होता जा रहा है हर साल। तो ये इस वजह से जब आप कंपनी का जब शेयर देखेंगे, अब आ जाए जी शेयर प्राइस पे या मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस लिख लें, शेयर प्राइस ओवर द इयर्स, शेयर प्राइस ओवर द इयर्स कम हो रही है। तो क्योंकि शेयर प्राइस तो देख रही है कंपनी के पास पैसा कितना है, तो इस वजह से ये मेरी रीजन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगला सवाल ये, जैसे कि हमने छोटी सी एग्जांपल ली थी कि प्रॉफिट ज्यादा हो, कैश नेगेटिव इसलिए भी जा सकता है कि वो पैसा आपके पास आया नहीं होता।
और वो पैसा आया क्यों नहीं आपके पास? इन केस ऑफ पीपीएल इशू ये है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है वो एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है जो कि तेल की खुदाई करती है और तेल निकालती है। अगर पाकिस्तान में तेल की कुएं निकल आए तो पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी या पाकिस्तान ऑयल फील्ड जैसी कंपनियां जो है वो बहुत ऊपर जाएंगी। तो अब ये पाकिस्तान में बिजली क्योंकि तेल से बनती है, तो अब हमने बिजली इस्तेमाल की, अब हमने बिल दिया, वो बिजली घरों को बिल गया, वहां से वो बिल उन्होंने एक्चुअली वो पैसा जिनके पास है पाकिस्तान पेट्रोलियम के पास है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि 100% लोग जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बिल नहीं देते, वो टाइम पे नहीं देते। तो लेट्स से 90% लोग ने सिर्फ बिल दिया टाइम पे, बाकी टाइम पे बिल नहीं दिया। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में दिया था कि वो पैसे भी आए, तो वो हर महीने वो एडअप होता रहता है कि हर इस महीने 90% ने दिया, अगले महीने 90% ने दिया, अगले महीने 90%, जो 10% रह गए थे वो बिजली चोरी हो गई, कि बिल आया नहीं टाइम पे, तो वो हर महीने यानी कि बिल आना है वो पहुंचा नहीं होता, वो एडअप होता रहता है। तो ओवर द इयर्स ये चीज पाकिस्तान पेट्रोलियम को फेस करना पड़ी कि वो पिछली पेमेंट नहीं आई, वो पिछली पिछली करते करते ये ट्रिलियंस में अमाउंट चली गई, और इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सर्कुलर डेट। इस वजह से उसका कैश कम होता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। यानी कि पीपीएल ये कंपनी है जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उन्होंने ये अपनी तरफ से, मैं बिजली घर बना रहा हूँ, बिजली घरों को तेल दिया, बिजली घरों ने बिजली बनाई, ये मैं बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूँ बाय द वे चीज इंफॉर्मेशन, और तेल से बिजली बनाई और बिजली घरों में दे दी, इलेक्ट्रिसिटी। अब घरों ने जो है वो पैसे दिए बिजली को, वापडा को, जिसको भी बिल देना है, और उसने फिर आगे जो तेल खरीदा था आगे पीपीएल को पैसे देने थे। तो आपने तो दे दिया, आप बड़े अच्छे थे, आप बड़े अच्छे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इस तरह हजारों लाखों घर हैं, तो कुछ घरों ने बिल नहीं दिए, इन्होंने दे दिए, अच्छा इन्होंने नहीं दिए टाइम पे, तो वो एडअप होता गया, बिजली तो यूज हो गई, तो उन्होंने कहा बाद में कलेक्ट करेंगे, तो ये चीज एडअप होती गई, और ये जो बहुत बड़ी अमाउंट थी जो कि पूरे पाकिस्तान से नहीं पहुंची या आगे लिंगर ऑन करती गई, इस चीज को सर्कुलर डेट कहेंगे, जिसकी वजह से उनके इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट जो है वो तो आ रहा होता है ज्यादा, कि यार ज्यादा से ज्यादा ये तेल ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजली यूज हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन कैश ओवर टाइम कम होता रहता है। और इस वजह से शेयर प्राइस जो है, वैल्यू ऑफ कंपनी, शेयर प्राइस, वो क्योंकि कैश को ज्यादा देखती है, वो नीचे जाती गई। अब अगला सवाल ये है कि यार शेयर प्राइस कैश को क्यों देखती है, प्रॉफिट को क्यों नहीं देखती, बिकॉज असल चीज कैश है। और इसको मैं और अगर आगे टेक्निकल अगर करने की कोशिश करूं, टेक्निकल करने की अगर कोशिश करूं, मुझे पीएसएक्स से मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए, ज्यादा, हालांकि लिंक सबके पास है, तो इसको मैं और अगर आगे लेके जाऊं एडवांस कि प्रॉफिट और कैश फ्लो का जो लिंक है, शेयर प्राइस की नीचे जाती है। एक कॉन्सेप्ट है कि आपने कंपनी की असल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये नो वन नोज हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। कैश कम हुआ, शेयर प्राइस नीचे गई, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो शेयर प्राइस उसको नहीं देख रही, वो कैश को देख रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये सवाल, हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए कंपनी और अ बिजनेस। एक्चुअल वैल्यू को एक और चीज भी बोलते हैं, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये होती है एक्चुअल वैल्यू। एक तो शेयर, मतलब अगर आपको एक्चुअल वैल्यू कंपनी की पता चल जाए कि ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और
उसके आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो एक शेयर की वैल्यू निकला। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट की कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है 1000 रुपए, ठीक है, और आपने मार्केट में उसके नंबर ऑफ शेयर, जो एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से आपने सिर्फ मार्केट में 100 शेयर दिए हुए हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि कंपनी की जो वैल्यू है वो 1000 रुपए है और शेयर आपने मार्केट में 100 दिए हुए हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 शेयर प्राइस क्या हुई, वो होनी चाहिए 100 10 रुपए। 100 शेयर है तो मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा, तो 10 रुपए होने चाहिए अगर आपने निकालनी। तो अगर आप कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें किसी तरीके से और नंबर ऑफ शेयर से जो है उसको उससे डिवाइड करते हैं, तो आपको एक शेयर की वैल्यू पता चल जाती है। लेकिन ये आपको शेयर प्राइस आपने अपने मतलब किताबों में निकाली, मार्केट शेयर मार्केट प्राइस पे चल रहा है ना, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। वो लेट से आपने देखा कि यार मार्केट में तो ये शेयर जो है वो 5 रुपए का है, मैंने राइटिंग खराब कर दी है, मार्केट में शेयर 5 रुपए का है। तो अगर आपने अपनी अंदाजा लगा के वैल्यू निकाली है 10 रुपए और मार्केट में 5 का, तो इसका मतलब है कि बाय खरीद लें। अब अगला सवाल है कि कोई ऐसा तरीका है कि आप कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें? मेरा अपना है, नो वन नोज नो वन knows how to calculate intrinsic value यानी कि रियल वैल्यू ऑफ ए कंपनी। चाहे आपने सीएफए किया हो, आपको फॉर्मूले तो सिखा देंगे, या पीएचडी की हो आपने फाइनेंस में, नो वन नोज। और इसलिए वो मार खाते हैं कि आपने टेक्निकली आपको पढ़ाते तो हैं सीएफए में कि वैल्यू कैसे निकालनी, एक बड़ी अच्छी डिग्री है सीएफए फाइनेंस की, लेकिन वो उसमें क्या वजूहत है वो हम फोर्थ या फिफ्थ सेक्शन में करेंगे। आपको मैं इसका बेसिक दे देता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू का एक सबसे अच्छा जो तरीका, 2 3 4 तरीके हैं। मैं एक एडवांस कोर्स पढ़ाता था में, उसमें डिफरेंट तरीके जो है से कैलकुलेट करता था इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन बेसिक है तो उसका निचोड़ बता देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का है, रियल वैल्यू ऑफ अ कंपनी, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसको डीसीएफ मॉडल भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, डीसीएफ मेथड। ये कैश फ्लो देखता है, ये सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज करता है तरीका। और ये करता क्या है कि आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है कि आपने इस साल कितने कैश कमाया ईयर 1, अगले साल कितना कमाएंगे, वो आप फोरकास्टिंग आ जाती है। अब उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उस सारी कैश को प्रेजेंट में ले जाते हैं, जिसको कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ये कोर्स का हिस्सा नहीं है वैसे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और फिर एक कंपनी की वैल्यू निकालता है। अब वो फ्यूचर किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो देखते ही हैं कि फ्यूचर में देखेंगे कि नेट कैश कंपनी का कितना होगा और उसको प्रेजेंट में ले आते हैं। तो अब ये मैंने आपको बेसिक लेवल पे बात इसलिए बताई है, कमिंग बैक टू दैट पीपीएल एग्जांपल, पाकिस्तान पेट्रोलियम की एग्जांपल, वो यही हो रहा है कि कैश क्योंकि उसका कम होता जा रहा है और वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि हर, वो देखा उन्होंने पिछले 5 सालों में, अगर हमने जो ग्राफ बनाया था मैंने खुद ही, वैसे ऐसे ही है असल में, क्योंकि उसका कैश फ्लो कम होता जा रहा है ओवर ईयर्स। तो अगला भी फोरकास्ट आप करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा और फ्यूचर में भी देखें। तो वो अगर इस साल उन्होंने 100 रुपए कमाए, अगले साल 90 कमाएंगे, उससे अगले साल 89 कमाएंगे, उससे अगले साल 88 कमाएंगे, 87, 85। तो वो आप उसको जब प्रेजेंट में करें तो आप ओवर टाइम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिरती जाएगी, और जो भी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी आप उसको लिख लें, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लें और एक आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आता हूँ
वॉरेन बुफे की किताब पे, जो कि मैंने पहले लेक्चर में, बड़ी बेसिक लेवल किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वॉरेन बुफे क्या कहता है? वॉरेन बुफे ये कहता है कि आपने एक, ये है जी शेयर की प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और आपने एक निकाली है एक चीज, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू लिख दी। वो ये कहता है कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है शेयर की मार्केट प्राइस से कम हो, यानी कि असल वैल्यू उसकी बहुत कम है मार्केट प्राइस से, या उल्टा कर लें, वो ये कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू, या इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि असल वैल्यू शेयर की जब आप निकालें और मार्केट प्राइस उससे बहुत नीचे हो, और ये एक्चुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट करके निकाली, जिस तरह भी एक्चुअल वैल्यू, और ये है मार्केट वैल्यू, तो जब वो उससे ऊपर हो ना मार्केट वैल्यू से, उसको खरीद लें, इस पॉइंट पे आप शेयर खरीद लें, बाय कर लें, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट वैल्यू ऊपर आएगी, वो इसका मतलब है कि शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन ये असल में किसी को पता नहीं, आपने कैलकुलेट किया, तो इसलिए वाई इंट्रिंसिक वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, रियल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज इंपॉर्टेंट। तो ये उसकी कहानी है, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू आपको, अगर आप करें और अगर आप कैलकुलेट करें और मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर हो, तो वो आप तब बाय कर रहे हैं, ये अब बाय अपॉर्चुनिटी है ये वाली जो। तो ये इसलिए कॉन्सेप्ट जो है, बात शुरू हुई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा यूज होती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हाउसेस की, कि बेस्ट मेथड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो ये मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस चला गया हूँ, बेसिक जो कोर्स में हमने, जैसे आपने कोर्स आउटलाइन में देखा होगा, हमने ये चीजें भी देखनी थी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, और इसको आपको से जरूर पढ़ें। आज की मैंने जो क्लास है वो थोड़ी क्विक रखी है, लेकिन मैंने आगे फीलर भी दे दिया है आगे वाले कॉन्सेप्ट्स का, फ्यूचर वाले, जो कि आगे एडवांस में यूज हो सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू तक मैं इतना ही बताऊंगा, तो बट ये मैंने बता दिया कि नो वन नोस हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, और लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अच्छा, सरदार सिंह का सवाल है, व्हाट आर पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बहुत इसका लंबा आंसर है, तो ये मैं सवाल को भी रोक के रखता हूँ, बाकी आंसर दे देता हूँ। अच्छा, एक दिवेश ने पूछा है, गिवन ओवरव्यू ऑफ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड जीरो कैश। ठीक है, इसका ओवरव्यू ये है कि कंपनी प्रॉफिट में हो सकती है मगर जीरो कैश। इसका हो सकता है कि आपने चीज तो बेच दी लेकिन आपको पैसे नहीं पहुंचे, अकाउंट रिसीव्ड, तो आप प्रॉफिट में लिख देंगे कि आपने चीज बेची थी, आपको पैसे आने, लेकिन वो बंदा भाग गया, उसने पैसे नहीं दिए, तो वो कैश आपके पास नहीं आया, वो फिर आप बैड डेट उसको फ्यूचर में जाके लिखेंगे। तो उस केस में कि आप एक चीज बना रहे हैं, हमने बेची, तो आप ये लिखेंगे यार हमने बेच दी, इसको हमें प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपको कैश जब नहीं आता, तो इसलिए वो कैश कम होता है, कि पैसे आपको नहीं देते क्लाइंट्स, या इस तरह की जो रीजन है। पाकिस्तान इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा, इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहली क्लास इस बारे में थी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल आसान बता देता हूँ, पॉलिटिकल जो है सर्टेनिटी अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक के वो ज्यादा नहीं कम होने चाहिए, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपकी स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, मैंने पहले क्लास में बताया था, पॉलिटिकल जितनी अनसर्टेनिटी होगी स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में दो बड़े मेन पॉइंट है पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो चार्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू हम आगे जाके भी करेंगे, और ये
DCF है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो फंड। अच्छा, हर्ष मेहता का किसी ने सवाल किया, ये हर्ष मेहता का स्कैम है, ये हम जो है अगली क्लास में जरूर पढ़ेंगे, कोर्स का मैं कोर्स में डालूंगा। हर्ष मेहता स्कैम एक इंडिया में 90s में एक बड़ी क्लासिकल केस स्टडी है, हर्ष मेहता स्कैंडल। तो बल्कि मैं लिख लेता हूँ, हर्ष मेहता स्कैंडल जो है ये मैंने पढ़ाना है, ये मैं क्लास में जरूर पढ़ाता हूँ। हर्ष मेहता, yes, cash flow statement have a direct relationship. अच्छा, किसी ने सवाल पूछा, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और इफ नो वन वांट्स टू बाय द शेयर, तो फिर क्या होगा? तो ये जो है, एक सेकंड, सवालात बहुत ज्यादा आ गए, जस्ट होल्ड ऑन, वो सवाल बीच में गुम हो गए। अच्छा, 100 रुपए का शेयर खरीदा, अगर वो हो गया 150 का, अगर उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 100 रुपए का हो गया और जब प्राइस बढ़ गई है तो उसकी बायर्स हैं, जैसे हमने पहले लाइन में कहा, डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ी, इसका मतलब है कि वो खरीदार हैं तो प्राइस बढ़ी है। लेकिन इसका ट्रिक ये है कि जब स्टॉक मार्केट में जाए तो हाई वॉल्यूम शेयर खरीदें। सेकंड लास्ट क्लास में देखेंगे, हम देखेंगे कि हाई वॉल्यूम शेयर क्या होता है। हाई वॉल्यूम होता है जिसके के शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहे हो, ताकि आपको बेचने में आसानी हो। वैसे हाई वॉल्यूम शेयर आप खरीदेंगे तो फौरन उसी वक्त जैसे आपने कैश लिया वैसे बिक जाएगा। वो उसको मैं आपको बेसिक से बता दूंगा कितने की अमाउंट बनती हो तो हाई वॉल्यूम आता है। वो आपको ब्रोकर भी बता देगा हाई वॉल्यूम शेयर। नॉर्मली ब्लू चिप कंपनीज हाई वॉल्यूम में ही ट्रेड हो रही होती है। अच्छा, कह रहे हैं कि जिस कंपनियों के पास जीरो कैश है वो डिफॉल्ट तो नहीं कर जाती, वो बैंक से कर्जे लिया जाती है, बढ़ जाती है, तो डिफॉल्ट नहीं करती। लेकिन बहुत सी कंपनी जो डिफॉल्ट कर भी गई, हेस्कॉल बाइको स्कैंडल में पकड़ी गई और वो नीचे चलेगी। तो अगली क्लास में रेशियोज में हम देखेंगे कि कैसे देखना है कि कंपनी बिल्कुल खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चन वो भी आंसर कर देता हूँ। हाउ टू सिलेक्ट ब्रोकर, इसका बड़ा सिंपल है, ये आप कोई भी अच्छा ब्रोकर कर लें, लेकिन एक ही बात है कि जो भी ब्रोकर लेंगे उसकी ख्वाहिश होगी आपसे ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में करेंगे और कमीशन उसको ट्रेडिंग में मिलता है। एक ऐप है इन्वेस्टिफाई, वो अच्छी है। पीएसएक्स का डाटा पोर्टल है, वो बहुत अच्छा है, उसको आप वेबसाइट पर डाटा पोर्टल देख लें तो वो आपको बड़ा अच्छा बता दिया करेगा डाटा, अगर आप देखें। कैन यू प्लीज रिपीट द कॉन्सेप्ट एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल शेयर प्राइस एंड मार्केट शेयर प्राइस? ठीक है, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा क्लास के एंड में। इफ अ कंपनी इज बैंकरप्ट, सो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ शेयर? जब बैंकरप्ट हो जाए तो उसके सारे एसेट वो बेच देते हैं, तो वो आपको पैसे सराउंड में देते हैं। इसलिए है कि एसेट बड़े इंपॉर्टेंट है, कंपनी के एसेट देख लिया करें। अगली क्लास में हम देख लेंगे आपके थ्रू के एसेट कैसे देखते हैं। So what if companies financial statements नहीं मैनिपुलेटेड नहीं होती स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये ऑडिट कंपनीज होती हैं, बिग फोर या बड़े वो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं। इसलिए अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट नहीं करते कि यार मैनिपुलेशन नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी लोग स्कैंडल करते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट कंपनी आती है और फाइनेंशियल में मैनिपुलेटेड हो भी तो इवेंचुअली वो पकड़े जाते हैं। तो वैसे नॉर्मली मैनिपुलेटेड नहीं होती। वो एक दो केसेस हैं, अपना हेस्कॉल ने कोई फ्रॉड किया था, वो पकड़े गए थे, या बाइको ने किया था, तो इवेंचुअली वो रिस्क बढ़ जाता है स्टॉक मार्केट पे, आपको ईमानदारी से ही कंपनी लिस्ट करनी पड़ती है। कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है जब कंपनी की मालियत बढ़ जाए तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट में से हिस्सा अपने हिस्सेदारों को दे तो उसको डिविडेंड कहते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, देखें ये किसी ने पूछा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है सीएफएस को भी नहीं आता करना, कर अगर आता हो तो वो मिलियनर हो, सारे फाइनेंस रिव्यू वाले सीएफएस या पीएचडी, वो इसलिए नहीं आता। वो एक पूरा इस पे वो सेशन हो सकता है। वो वजह ये है कि इसमें ना फ्यूचर फोरकास्टिंग आ जाती है। अब वो उन्होंने फार्मूला तो पढ़ा है डीसीएफ, वो उनको बहुत अच्छा आता है कैलकुलेट करना टेक्निकली। लेकिन अब यूक्रेन रशिया वॉर हो जाएगी, ये तो नहीं वो फोरकास्ट कर सकेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन, उससे ऑयल ये होगा, उससे
फलानी ऑयल की प्राइस में ये चेंज आ जाएगा, उससे फिर ऑयल की डिमांड में ये चेंज आएगा, उससे कंपनी की फ्यूचर सेल्स में ये चेंज आएगा। तो वो इतने फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं कि वो ना एक बिल्कुल एक डब्बे में बैठ के देख रहे होते हैं। इस वजह से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड किसी को कैलकुलेट करना नहीं आता। वैसे तो इसके फॉर्मूला आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, मगर चूंकि इस पे फ्यूचर फोरकास्टिंग आती है, इस वजह से उसमें पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि फाइनेंस एक्सपर्ट्स इसमें मार खा जाते हैं। Why don't you brokers recommend buying shares which will give capital gain? अच्छा सवाल है। ब्रोकर तो वैसे अच्छा शेयर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो जो ब्रोकर उन्होंने बिठाया होता है वो थोड़ी सी तनख्वाह पे होता है, उसका काम होता है आपसे ट्रेडिंग करवाना। तो वो तो स्पेकुलेटिव भी शेयर आपसे करवा देते हैं। हालांकि कैपिटल गेन वाला शेयर उनको रिकमेंड करना चाहिए। उनको होता है ना कि ये पता लेके फॉरेन बेच दे। तो एक मार्केट में वैसे क्लीशेड भी चलता है कि यार चलो जो शेयर डिविडेंड दे रहे थे, हालांकि कैपिटल गेन की एग्जांपल है सिस्टम लिमिटेड, 100 रुपए से 800 रुपए तक चला गया, या बड़ी अच्छी कंपनी जो है वो बढ़ती रहती हैं, तो वो ज्यादा आपको पैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डिविडेंड 10% दे देंगे तो वो हालांकि सिस्टम्स वगैरह दोनों ही करती है, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड। सर मेरा एक किसी ने उर्दू में सवाल लिखा है, सर मेरा सवाल है कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर की फीस और गवर्नमेंट टैक्स भी बता दें, प्रॉफिट हो गया या खरीदते वक्त या बेचते वक्त टैक्स लगेगा। अच्छा ये इस स्टॉक जब खरीदते हैं तो ब्रोकर की भी फीस होती है और गवर्नमेंट को टैक्स वो भी जाता है, लेकिन आप परेशान ना हो। आपने आप इधर 1 लाख आपने लगाए हैं, तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 2017 में सिस्टम्स लिमिटेड में 1 लाख डाले, 2018 में वो 1 लाख आपके 1 लाख ही थे, लेट से आपने नहीं बेचा। 2019 में भी वो 1 लाख आपके 1 लाख ही होने, शेयर उसका 100 रुपए का था 2019 में। 2020 में भी आपने नहीं बेचा, 21 में आप बेचने गए, वो शेयर जो 100 रुपए का आपने लिया था वो 800 का हो गया, यानी कि आपने जो 1 लाख डाले थे वो 8 लाख हो गए। आपने बेच दिया और आपने 8 लाख कमा लिया। गैस करें आपने टैक्स कितना दिया होगा? आपने ब्रोकर की फीस होगी नेग्लिजिबल कुछ पॉइंट्स में, और 5-6 हजार से ज्यादा नहीं होगी, और जो टैक्स दिया होगा वो होगा आपने होगा तकरीबन स्मॉल परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। तो ब्रोकर की फीस तो तकरीबन नेग्लिजिबल ही होती है, वो तब पड़ती है आप ट्रेडिंग रोज ट्रेडिंग करें तब ब्रोकर पैसे कमाता है। और जो टैक्स देते हैं वो तो जिससे आप कोई भी चीज करें, जो टैक्स आप देते हैं, कोई भी बिजनेस करें उस पर जो टैक्स है, तो प्रॉफिट पे उसका टैक्स एक परसेंटेज बनती है। पहले 16 था, वो कम हो गया 5-6-7 हो गया, तो वो एक टैक्स है। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, हुकूमत को भी फायदेमंद है, इस तरह से टैक्स भी बन जाता है। रियल एस्टेट में ऐसे नहीं होता था। तो ये है, ब्रोकर फीस ऑफर नेग्लिजिबल होती है और आपको प्रॉफिट पे से एक पर छोटी सी परसेंटेज होती है, वो हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा बहुत से लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट, अच्छा आज मैंने ना शॉप किया वो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो किया है, मतलब क्लास का हिस्सा थोड़ा सा इंडायरेक्टली था बताने के लिए कि कैश फ्लो से कितना रिलेटेड है। इसको मैं अगली क्लास में और डिटेल में हम इस पे बात शुरू करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हमने जो है इससे रिलेटेड भी है, और इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट, तो ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको बड़ा बेसिक करके बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं अगली क्लास इधर से ही शुरू करूंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से ग्राफ बना के। वो जो मैंने आखिरी ग्राफ में उसको इग्नोर करें आप इस हफ्ते। फिर आपने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है, इन्वेस्टोपीडिया पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। अगले हफ्ते के शुरू में हम इसी क्लास का जैसे आगाज करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू आसान अल्फाज में बता दूं, असल वैल्यू एक शेयर की क्या है, और मार्केट वैल्यू जो आपको स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है। अगर आप असल वैल्यू शेयर की कैलकुलेट कर लें तो आप सही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वो जो ग्राफ है वो मैं अगली क्लास के शुरू में उसको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। अभी किसी ने सवाल पूछा है कि स्कैम ऑफ 92 हर्ष मेहता स्कैम क्या था, उस पे एक मैंने लिख लिया, इसको मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा। एक इंडी 90 अर्ली 90 में एक इंडिया का बंदा था जो कि बहुत ज्यादा इसने पैसे बनाए थे स्टॉक मार्केट पे, अपेरेंटली लूपहोल इस्तेमाल करके, तो फिर वो जेल हो गया था और बड़ा उसको एक फेमस स्कैंडल बन गया था। सुचिता दलाल ने उस पर एक आर्टिकल लिख किया था, तो उसको हर्ष मेहता स्कैंडल बोलते हैं। वो मार्केट मैनिपुलेशन को यूज की थी,
वो कर्जा ले रहे थे बैंकों से, वही कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे थे, बहुत उन्होंने पैसे बना लिए। तो क्योंकि ऑब्वियसली रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं और आप इसी तरह आर्टिफिशियली पर शेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको खरीदना शुरू करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, पंप एंड डंप। ये तो एक कोर्स से रिलेटेड भी है, तो ये ऑब्वियसली मैं शेयर कर दूंगा। पॉइंट्स क्या होते हैं, गुड क्वेश्चन, जिसको हम ये तो आगे जाके हमें करना है जब हम प्रैक्टिकली आएंगे। तो और अगली क्लास में थोड़े से रेशियोज भी पढ़ेंगे। अच्छा, लेट मी शेयर दिस, जस्ट वन सेकेंड। लास्ट कुछ मैं क्वेश्चन आपसे कर दूं, फिर मैं आपसे करता हूँ, जस्ट बी इन द क्लास। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? मिनिमम आप 5,000 भी कर सकते हैं, लेकिन आप 5,000 की जमीन नहीं ले सकते। आपको 30, 40, 50, 60, 1 करोड़, 2 करोड़ के लिए आपको जमीन शुरू ही हो तो 20-30 लाख से होंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में 5,000 भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त का फायदा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम पैसा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी इवन 5,000 और इवन लेस। इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट? बड़ा मुश्किल सवाल है। आई वुड से नो, वन वर्ड आंसर हो, लेकिन मार्केट बहुत नीचे गई है, फ्यूचर में ऊपर ही जाएगी। तो अगर आपने लेके रुक जाएंगे तो 1-2 साल बाद पैसे बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी जरा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, डिफॉल्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन वो मार्केट में परसेप्शन है डिफॉल्ट का, वो इसलिए है कि वो रेटिंग एजेंसियों ने हमें ट्रिपल सी दे दी है, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स रख के रेटिंग को निकाल लेते हैं, मगर उससे फॉरेन इन्वेस्टर परेशान हो जाता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता। इस वजह से जो मार्केट अंडर वैल्यू हुई है, फ्यूचर में ऊपर जाएगी इवेंचुअली जब सिचुएशन क्लियर होगी। फाइलर होना बेहतर है स्टॉक मार्केट के लिए। राइट, चलें अब ये मैं जो है थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से आपसे मैं शेयर कर ही लूँ थोड़ा सा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये बाय द वे मेरा वो ट्विटर अकाउंट है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो वो मैं इस पे कोशिश करूंगा। मैंने बाय द वे मिड वीक का आर्टिकल लिखा था जो कि थोड़ा सा इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड है, वो कोर्स का हिस्सा इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो @hisan3san ट्विटर पर लिखें तो आ जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगली क्लास में हम शुरू कर लेंगे, लेकिन इस पे हमने ये था प्राइस और टाइम इधर है। ये चल रही है शेयर की मार्केट प्राइस, जो स्टॉक मार्केट पे आपको नजर आ रही है, जो असल आप किसी भी ग्राफ पे खोलें तो आएगा। तो आप किसी भी मोमेंट पे, ये साल चल रहे हैं 2014 से शुरू हुए, अभी 2022 चल रहा है, आपने हर साल कैलकुलेट की, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद कैलकुलेट की, तो एक पॉइंट आया कि आपने शेयर की मार्केट वैल्यू देखी, वो इधर थी। शेयर लेट से एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैं एंडोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपने देखी, आप आगे मार्केट वैल्यू जो है वो है 50, ये 50 है। अच्छा, अब आपने कोई भी शेयर में एग्जांपल दे रहा हूँ, पीपीएल जो मैं एग्जांपल इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब आपने डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से पीपीएल की एक्चुअल वैल्यू निकाली कि फ्यूचर में क्या आने वाली है, वो बनी जी लेट से 100। तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट पे पाकिस्तान पेट्रोलियम 50 रुपए का है,
और मैंने जो एक्चुअल वैल्यू निकाली है जिसको कि इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, डीसीएफ मेथड के साथ उसका एक फार्मूला होगी क्लास के शुरू में, वैसे मैं लेके दूंगा आपको, बेसिक सा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि निकालते कैसे, बेसिक ओवरव्यू। तो खैर वो थी आपने निकाली जब इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि मैंने पहले भी बताया कि पिछली क्लास में कि वो किसी को उसको और बात करेंगे नहीं निकालनी थी या बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो आपने निकाली वो 100 रुपए है। तो आप ये जब अपॉर्चुनिटी है ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर हो, तो इस पॉइंट पे आप खरीद लें शेयर, बाय कर लें, क्योंकि इवेंचुअली वो ऊपर ही जाएगा उधर से, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा भाई इसकी वैल्यू तो ज्यादा बनती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो वो ऊपर ही जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बताने के लिए था कि व्हाई इंट्रिंसिक वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, द रियल वैल्यू। तो ये एक मेन था, और अगली क्लास हम इधर से ही जो है वो शुरू करेंगे। तो आई थिंक दैट विल बी इट, दिस विल बी द एंड ऑफ क्लास। मैं जो है कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूँ एंड पे, अगर मैं देख लेता हूँ अगर हैं, और फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। अच्छा, आप मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ और फिर हम क्लास खत्म करेंगे। किसी ने ये सवाल किया है कि you think intelligent investor will be helpful and applicable to Pakistan market? No, it is not applicable because वो intelligent investor पहले काफी कुछ decades पहले की लिखी गई किताब है। फॉर एग्जाम्पल वो कहती है कि पी रेशो जो है वो जो है 5 से नीचे हो या 10 से नीचे हो, पी एक रेशो होती है, वो ले लें तब शेयर लें, 10 से ऊपर हो तो ना लें। तो यहाँ जितनी टेक कंपनी है ग्लोबल, वो उनकी पी रेशो 20 से ऊपर है, तो तब टेक कंपनीज होती ही नहीं थी, इसलिए उसकी बात ही नहीं हुई। तो इसलिए वो आपके ना बेसिक्स अच्छे कर देती है, तो उस वाले से अच्छी है। बाकी वो काफी पहले लिखी गई है, तो उस दौर के हिसाब से है। अच्छा, ये किसी ने पूछा अनिल टीचर्स टू क्रिएट ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट आपको खोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, जो कि मैंने पिछले कोर्स में बताया था। आपने शेयर लेना, ब्रोकर को कॉल करें और ले लें। हाँ, ऑनलाइन डाटा पोर्टल को यूज करने का, वो आपने ऑनलाइन कैसे खरीदना है वो हम देख लेंगे, एक लेक्चर कर सके उस पे, जो खुद आपने खरीदना ऑनलाइन कैसे खरीदते हैं। मगर टू क्रिएट ब्रोकरेज अकाउंट जैसे बैंक स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ इनकम, यानी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डॉक्यूमेंट, और अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो अपने डिपेंडेंट का, वालिद का, हस्बैंड का डिपेंड जो आप ले लें। अच्छा, बाकी सवाल वही हैं, तो दैट विल बी इट। अगली क्लास के लिए आपकी जो 3 जो हैं मैंने बताई, बैंक स्टेट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इन्वेस्टोपीडिया, जहाँ से भी आप पढ़ा, इन्वेस्टोपीडिया अच्छा सोर्स है, इसलिए मैंने वो लिखा है, वो वीडियो दिखाता है, तो अगर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो उनकी 1-2 मिनट की वीडियो होती है, उधर से आपको समझ आ जाएगी। तो उसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट लिखना, वो पढ़ के जरूर आए। और अगली क्लास का शुरुआत हम इंट्रिंसिक वैल्यू से करेंगे, और हर्ष मेहता स्कैंडल भी उसमें करेंगे, और थोड़ी सी रेशियोज भी कवर कर लेंगे। सो दैट विल बी इट। बाकी मैं इसको जो है रिकॉर्डिंग को जो है खत्म कर देता हूँ। बाकी कुछ सवाल होते तो मैं देख लूंगा, अभी आपको आंसर कर दूंगा। ये रिकॉर्डिंग जो है इसको